नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल EMRS का जो एग्ज़ाम होने वाला है, EMRS TGT हिंदी विषय का 23 दिसंबर 2023 को, उसके लिए आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, 80 सवालों को देखेंगे जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में एक या दो सवाल यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सवालों को विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो बहुत ही काम की होगी। अगर आप यूपी के साथ साथ EMRS TGT की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है 23 दिसंबर को, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए अपने इस टॉपिक की। तो हमारा आज का पहला सवाल है, वीड़ा पाड़ी में समास कौन सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीड़ा पाड़ी में बहुब्रीहि समास है। वीड़ा पाड़ी, वीड़ा है पाड़ी, पाड़ी अर्थात हाथ में, जिसके वहाँ वीड़ा पाड़ी शब्द में बहुब्रीहि समास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे शूलपाड़ी, चंद्रशेखर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके बहुब्रीहि समास के। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। कारण ये है कि कुछ भी आपको देकर के सवाल पूछा जा सकता है कि किसमें कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। ये एक कविता है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे कि ये किसके लिए है, किसने लिखा है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो रचना है ये रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की ये रचना है। क्या है वो पूरी की पूरी कहानी, कविता क्या है? तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस दुनिया की कौन कहे, भव सागर में कौन बहे। ये पूरी कविता है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इस पंक्ति को देकर के पूछा है कि इसके रचनाकार रचयिता कौन है। तो ये रामविलास शर्मा जी की एक पत्रिका है, हंस पत्रिका, उसमें इसका जो है संपादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्रामर से भी यानी व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी आप अच्छे से तैयार करेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें या शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। अभियंत्रिक गलत हो सकता है, कभी नहीं होगा ये। अभियंत्रिक नहीं होता, अभ्यांतरिक नहीं होता, आभ्यांतरिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है? आभ्यंतरिक, बड़ा आ रहेगा और उधर तरिक रहेगा, तो आभ्यंतरिक जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, एक और पंक्ति दी गई है किसी कविता की, वो कविता के रचयिता कौन है, इसे देखना है। देखिए कविता क्या है दोस्तों, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति में इन पंक्तियों के सृजेता कौन है, अर्थात इस पंक्ति के जो है रचनाकार कौन है। पंक्ति क्या है? लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के जो है रचयिता हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है EMRS 2023 TGT हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो कि किसका था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों। हमारा अगला सवाल है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर वादिराज। 4 ऑप्शन है, वीरंदनी, धनंजय,
मुनि जिन विजय और वादिराज, तो इसका जवाब हो जाएगा वादिराज। वादिराज जो है वो पार्श्वनाथ चरित के लेखक वाजिराद हैं। वाजिराद एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी कुछ और रचनाएं ये दी गई हैं, आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर पार्श्वनाथ चरित नाम के लेखक को पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे दें। अगला सवाल है दोस्तों कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? तो ये अलंकार है परिसंख्या अलंकार। तो परिसंख्या अलंकार का क्या होता है उसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थानों से लोपाकार कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वही परिसंख्या अलंकार होता है। कौन सा? परिसंख्या अलंकार होता है। तो ये जो उदाहरण दिया गया था, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, वह भूपाल में थी, ये जो उदाहरण है ये परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। कुछ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें, उसे आप जरूर देखें। अगला सवाल है दोस्तों, जहाँ राधा आनंद उदति निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। तो ये जो पंक्ति दी गई है ये किस अलंकार की है? तो ये जो पंक्ति दी गई है ये अलंकार है प्रतीप अलंकार। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। ये कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि प्रतीप अलंकार की परिभाषा बता दीजिए, तो परिभाषा है प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसका जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ऊट पटांग शब्द में तत्पुरुष समास पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक अलुप तत्पुरुष समास इसे कहा जाता है, अलुप तत्पुरुष समास। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 23 तारीख के लिए, तो आप अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुवे शब्द को सही अगर हम संधि विच्छेद करें तो गुरु धन वे नहीं, गुर धन वे गलत हो जाएगा। गुरु धन ए नहीं बल्कि गुरो धन ए होता है। कौन सी संधि है ये? गुरो धन ए होता है। तो ये कौन सा कहलाएगा? गुरुवे कहलाएगा। गुरो धन ए, गुरुवे। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद ये होगा, गुरो धन ए होगा। ओ और ऐ से मिलकर के औ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? जो हम लोगों ने पहला सवाल देखा था वीणा पाड़ी, वही ये सवाल है कि इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल है दोस्तों, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले सवाल को समझेंगे आप। कलचुरी राजवंश से संबंधित 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं, कुबलय माला कथा, राउर बेली या वर्ण रत्नाकर। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का जो वर्णन है वो है राउर बेली नामक कथा में है। लिखा किसने है? राउर बेली रोडा कवि के द्वारा लिखी गई 10वीं शताब्दी का एक चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन का मिलता है, नखशिख का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ज्ञानचंद्र जैन कृत
कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो अमृतलाल नागर जी की जीवनी है ये। ठीक है दोस्तों, कथा शेष 1999 में इसका प्रकाशन होता है। ज्ञानचंद जैन अमृतलाल नागर से संबंधित हैं। इसके साथ साथ कुछ और तथ्य हम देख लेते हैं। पट वृक्ष की छाया में 2006 में इसका प्रकाशन होता है। कुमुदनगर जीवनीकार हैं और अमृतलाल नागर के संबंधित व्यक्ति हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2004, ज्ञानचंद जैन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित इसमें दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इसे भी हम लोगों ने देख लिया है। हमारा अगला सवाल है, अंतःकरण की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ये बात किसने कही, किसका ये परिभाषा है? अंतःकरण की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों इसके बाद अगला सवाल है, बीती विभावरी जागिरी अंबर घन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये किस अलंकार का उदाहरण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कक्षा 10, 12 सब में पढ़े होंगे आप इसको जो है, बीती विभावरी जागिरी अंबर घन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये जो है आपका रूपक अलंकार का क्या है? उदाहरण है। रूपक अलंकार में इसको कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयोग हुआ? तो आयुतम संस्कृत शब्द है, इसे याद रखेंगे 10,000 के लिए। 10,000 को गणनावाचक शब्द में जो आयुतम बोलते हैं, तो आयुतम 10,000 को बोलते हैं। लक्षम जो बोलते हैं, लक्षम 1,00,000 को बोलते हैं। और नियुतम या प्रयुतम 10,00,000 को बोलते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, कुछ भी दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो 10,000 को क्या बोलते हैं? गणनावाचक शब्द में आयुतम बोलते हैं। 1,00,000 को क्या बोलते हैं? लक्षम बोलते हैं। और नियुतम या प्रयुतम 10,00,000 को बोलते हैं। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? कई बार आपके परीक्षाओं में ये पूछा गया है और इस बार भी इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके EMRS एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ लिया जाए। मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल। नाम याद रखेंगे, चंद्रकिशोर जायसवाल मर गया दीपनाथ इसके लेखक हैं। इसे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इनके कुछ और भी लेखक हैं, इनके कुछ और भी जो है प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जो ये हैं, तो इनकी रचनाएं हैं, ये आप याद कर सकते हैं। दुखिया दास, कबीर और भी तमाम सारा। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो नहीं शब्द को याद रखेंगे, किसका नहीं है? कर्णफूल, प्रवासी के गीत और सूल फूल, तो जितने फूल वाले ये सभी नरेंद्र शर्मा का संबंधित काव्य संग्रह है। लेकिन अपराजिता जो है ये नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल जी का है संग्रह। क्या है? रामेश्वर शुक्ल जी का अपराजिता जो 1939 में आया, इसका है। किसका? रामेश्वर शुक्ल की। लेकिन ये नरेंद्र शर्मा जी का ये तीनों हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ऊट पटांग। तो ऊट पटांग में भी क्या था? तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में भी क्या है? तत्पुरुष समास है। तो ये ग्रामर है, कुछ याद रख सकते हैं। अगला सवाल, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखेंगे आप जरूर। ये सभी जो है नीलो नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी की है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र शर्मा को 1993 इसका प्रकाशन हुआ था। रविंद्र कालिया की बात करें तो 1982 और 84 में 2 भागों में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। 1965 में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जुलूस और नीलमा नीलोफर 2000 में भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखे गए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी सही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ये जरूर पूछा जाता है।
ये सभी सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी के सभी जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के। लेकिन विनय और सोफिया किस में आते हैं, किस उपन्यास में? तो रंगभूमि में। रंगभूमि जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें जो प्रमुख पात्र, दो पात्र हैं, विनय और सोफिया। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक नहीं है। रोमांच, कंप, प्रलय, ये सभी सात्विक है, लेकिन विषाद जो है ये सात्विक नहीं, ये संचारी भाव हैं। विषाद क्या है? संचारी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, इसे याद रखिएगा। जबकि अन्य सभी अनुभाव हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण को ही अनुभव कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विधा की दृष्टि से निम्नलिखित में रचनाओं में से 3 से भिन्न है, कोई एक है जो अलग है। तो मुर्दहिया, मणिकर्णिका और कितनी धूप में कितनी बार, ये तीनों जो है तुलसी राम, तुलसीदास और महीप सिंह, ये तुलसी राम, तुलसीदास, महीप सिंह, ये तीनों आत्मकथा हैं। क्या हैं? ये तीनों ऊपर की आत्मकथा हैं। लेकिन जो वट वृक्ष की छाया में, ये वट वृक्ष की छाया में ये जीवनी है, किसकी है? कुमुद नागर जी की है। कुमुद नागर जी की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में ये जीवनी है, तो ये अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है? ये तीनों आत्मकथा, और ये क्या है? ये जीवनी है। ये जीवनी है और ये तीनों आत्मकथा है, इस वजह से ये आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो रामलीला ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ये तीनों मार्कंडेय जी का क्या है? कहानी है। अगला सवाल है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो सत्य हरिश्चंद्र था। भारत दुर्दशा तो बाद में आया, विद्या सुंदर और सती प्रताप ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जिस पे अभिनय किया गया था भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा, वो नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। इस नाटक को याद रखिएगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत प्रथम नाटक सत्य हरिश्चंद्र 1875, जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सत्य हरिश्चंद्र बांग्ला साहित्यकार क्षेमेश्वर कृत्य चंड कौशिक का अनुवाद है और यह 4 अंकों का नाटक है। ये नाटक याद रखिए, क्योंकि हरिश्चंद्र जी का नाटक जो है वो नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अबू सईद ने किया। किसने? अबू सईद ने किया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है 11वीं शताब्दी में। अबू सईद आधुनिक अफगानिस्तान के इतिहासकार थे। अगला सवाल है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा मनुष्य पर डालता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप याद रखेंगे। कथन दे करके पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओठ के द्वारा नहीं बोला जाता है, जिसे पा है, भा है, फा है, लेकिन धा जो है ये नहीं है। तो धा नहीं है तो धा कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? तो धा को आप जानते हैं, धा जो है दंत से बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, तुलसी गंग दुबो भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है भिखारी दास जी का। भिखारी दास जो है उनका है ये, भिखारी दास जी का, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि EMRS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की माता जी का नाम था त्रिष्पा। क्या था? तृप्ता नाम था। तो तृप्ता याद रखेंगे। गुरु नानक जी की देव जी की माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। ये सिख संप्रदाय के थे। अगला सवाल आया था एक बार दोस्तों कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन खा गए? आप जानते हैं शकुनी भी है, शकुंत भी है, लेकिन शंकुद द याद रखेंगे ये नहीं है। तो शंकुद नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है ये। ठीक है दोस्तों। और शंकुद जो होता है वो कनेर का पेड़ होता है, उसका अर्थ होता है कनेर का पेड़। अगला सवाल है दोस्तों, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लित्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1871 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जिसका 1871 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ?
दूसरा संस्करण इसका आया। पहले संस्करण की बात करते हैं तो 1839 से 47 ईस्वी में हुआ था, जी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से इन रचना के रचनाकारों के असंगत चयन कीजिए। तो हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल सही है। फूल नाम है एक, त्रिलोचन का सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, ये सही है। और लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, इनका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो लोग भूल गए किसका है, तो ये है रघुवीर सहाय का। किसका है लोग भूल गए, रघुवीर सहाय का। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1982 ईस्वी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए किसका है रचना, तो रघुवीर सहाय जी का है। ठीक है दोस्तों, तो शमशेर सिंह गलत हो जाएगा। तो साथियों, कुछ ये सवाल थे। 20-25 सवाल हम लोगों ने देखा, जो पार्ट ए के रूप में आज हम लोगों ने देखा। अभी हम आपको अगला पार्ट देंगे इसका, जिसमें और 20-30 सवाल हम लोग देखेंगे, ताकि अगर आप EMRS 2023 23 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 2-4-10 सवाल आपके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो प्रोवाइड की जा रही है हिंदी से संबंधित। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।